हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया में लड़ाई क्यों नहीं रुकी? पहले मुकाबला आइडियोलॉजी अर्थात विचारधाराओं के बीच था, लेकिन आज मुकाबला पहचान और सभ्यताओं के बीच है। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज डिस्कस करेंगे सैमुअल पी हंटिंगटन की वह कंट्रोवर्शियल और मशहूर किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रिमार्किंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे 21st सेंचुरी में बॉर्डर की लड़ाई अब धर्म और सभ्यताओं की लड़ाई बन चुकी है। 1992 जनवरी का महीना और जगह थी मॉस्को। सोवियत संघ को ढहे हुए अभी सिर्फ 2 हफ्ते ही हुए थे और वहां रूसी और अमेरिकी विद्वानों की एक बहुत बड़ी बैठक चल रही थी। मंच पर जहां कभी लेनिन की एक विशाल मूर्ति हुआ करती थी, वहां अब रूस का नया तिरंगा झंडा लगा था, लेकिन उसमें एक छोटी सी गड़बड़ थी। क्या? झंडा उल्टा लटका हुआ था। अच्छा। और ये सिर्फ एक भूल नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव का एक प्रतीक थी। एक दुनिया खत्म हो चुकी थी और जो आने वाली दुनिया थी उसकी पहचान अभी भी उलझी हुई थी, अनिश्चित थी, मतलब उल्टी लटकी हुई थी। आज हम इसी पहचान की राजनीति पर लिखी गई एक बेहद प्रभावशाली और उतनी ही विवादास्पद किताब की गहराई में उतरेंगे। सैमुअल पी हंटिंगटन की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। हाँ, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। हमारा मिशन सिर्फ इस किताब को समझना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि क्या हंटिंगटन ने वाकई भविष्य देख लिया था। उनकी जो मुख्य थीसिस थी कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में टकराव की असली वजह विचारधारा या इकोनॉमी नहीं, बल्कि संस्कृति और सभ्यता होगी। और हम उनके कुछ खास कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। हाँ, जैसे फॉल्ट लाइंस, कोर स्टेट्स और द वेस्ट बनाम द रेस्ट की राजनीति। तो चलिए इसे खोलते हैं। हंटिंगटन का तर्क ये था कि लगभग 45 साल तक दुनिया एक बहुत ही सीधे साधे सवाल पर बटी हुई थी। आप कम्युनिस्ट हैं या कैपिटलिस्ट? बिल्कुल। लेकिन सोवियत संघ के पतन के साथ ही ये सवाल अप्रासंगिक हो गया, और जब विचारधारा का वो पर्दा हटा तो दुनिया भर के लोग खुद से एक ज्यादा गहरा, ज्यादा पुराना सवाल पूछने लगे। हम कौन हैं? एग्जैक्टली। और इस सवाल का जवाब हंटिंगटन के अनुसार लोग अपनी जड़ों में ढूंढ रहे थे। अपने धर्म में, अपनी भाषा में, अपने इतिहास और अपनी परंपराओं में। और ये जो विचार था, ये उस समय के एक और बहुत मशहूर सिद्धांत के एकदम उलट था। फ्रांसिस फुकुयामा के इतिहास का अंत के। हाँ, फुकुयामा तो कह रहे थे कि वही खेल खत्म हो गया है, पश्चिमी उदार लोकतंत्र जीत गया है और बस यही इंसानियत का फाइनल डेस्टिनेशन है। मतलब एक तरफ फुकुयामा एक फिनिश लाइन देख रहे थे और हंटिंगटन एक नई और शायद ज्यादा मुश्किल रेस की शुरुआत। बिल्कुल। हंटिंगटन ने कहा कि इतिहास खत्म नहीं हुआ है, बल्कि उसका सबसे खूनी अध्याय तो शायद अब शुरू होने वाला है। उन्होंने दुनिया का एक नया नक्शा पेश किया, जो देशों की पॉलिटिकल बाउंड्रीज पर नहीं, बल्कि कल्चर की अदृश्य रेखाओं पर। हाँ, संस्कृति की अदृश्य रेखाओं पर आधारित था। उन्होंने दुनिया को 7 या मतलब मोटी मोटी 8 बड़ी सभ्यताओं में बांटा। अच्छा, तो ये सांस्कृतिक महाद्वीप कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहले तो जाहिर है पश्चिमी सभ्यता, जिसमें उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं। ठीक है। फिर है स्लाविक ऑर्थोडॉक्स, जिसका सेंटर रूस है। इसके बाद आती है इस्लामिक सभ्यता, जो अब देखिए उत्तरी अफ्रीका से लेकर मध्य पूर्व और इंडोनेशिया तक फैली हुई है। काफी बड़ी है। बहुत बड़ी। फिर हिंदू सभ्यता, जिसका लगभग पूरा केंद्र भारत ही है। और एशिया में वहां तो कई बड़ी शक्तियां हैं। हाँ, इसीलिए हंटिंगटन ने वहां 3 अलग अलग सभ्यताएं बताई। एक सिनिक, या जिसे कन्फ्यूशन भी कहते हैं, इसमें चीन और उससे प्रभावित देश जैसे वियतनाम और कोरिया आते हैं। फिर जापानी सभ्यता, जिसे वे चीन से बिल्कुल अलग मानते हैं। और फिर दक्षिण में लैटिन अमेरिकन और एक उभरती हुई अफ्रीकी सभ्यता। यहाँ पर एक बात थोड़ी अजीब लगती है, जापान को एक अलग सभ्यता मानना। आज वो कितना आधुनिक और पश्चिमीकृत दिखता है। ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये सवाल हंटिंगटन की थ्योरी के बिल्कुल दिल में जाता है। देखिए, बाहर से जापान बहुत पश्चिमी लग सकता है, लेकिन उसकी जो सामाजिक संरचना है, काम करने का तरीका, परिवार की धारणा, अंदर से, हाँ, वो सब आज भी गहराई से उसकी अपनी अनूठी संस्कृति से जुड़े हैं। हंटिंगटन के लिए यही असली पहचान थी, सतह पर दिखने वाली चीजें नहीं। और उनका मानना था कि भविष्य के सबसे खतरनाक संघर्ष इन्हीं सांस्कृतिक महाद्वीपों की सीमाओं पर होंगे। तो अगर ये सभ्यताएं विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह हैं, तो जहां ये टकराती हैं
वहां तो मतलब भूकंप तो आते ही होंगे। निश्चित रूप से। और हंटिंगटन ने इन टकराव वाली जगहों को एक नाम भी दिया, क्या? फॉल्ट लाइंस, फॉल्ट लाइंस। जैसे जियोलॉजी में होती हैं। बिल्कुल। जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स की फॉल्ट लाइंस, ये वो भौगोलिक और सांस्कृतिक दरारें हैं जहां अलग अलग सभ्यताएं मिलती हैं और टकराती हैं। उनका मानना था कि भविष्य के युद्ध मैदान यही होंगे। जैसे बोस्निया। हाँ, 90s के दशक में बोस्निया का युद्ध, जहां ऑर्थोडॉक्स सर्ब, कैथोलिक क्रोएट और मुस्लिम बोस्नियाई लड़ रहे थे, या चेचनिया में रूस का संघर्ष, या कश्मीर का मुद्दा, ये सब उनकी नज़र में फॉल्ट लाइन संघर्षों के क्लासिक उदाहरण थे। और यहीं पर उन्होंने वो बेहद विवादास्पद बात कही थी, इस्लाम की सीमाएं खूनी है। हाँ, और इस एक वाक्य पर बहुत बवाल हुआ था। आलोचकों ने कहा कि ये पूरे धर्म और सभ्यता को हिंसा से जोड़ने की एक कोशिश है। लेकिन हंटिंगटन का बचाव ये था कि ये कोई नैतिक फैसला नहीं है, बल्कि एक स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन है, एक सांख्यिकीय अवलोकन। हाँ, उनका तर्क था कि 1990s के दशक में दुनिया में जो ज्यादातर जातीय राजनीतिक संघर्ष चल रहे थे, उनमें मुसलमान एक तरफ थे और किसी दूसरी सभ्यता के लोग दूसरी तरफ। चाहे वो फिलीपींस हो, भारत हो, बाल्कन हो या अफ्रीका। वो कह रहे थे कि इस्लामी दुनिया और उसके पड़ोसियों के बीच संघर्ष की घटनाएं ऐतिहासिक रूप से ज्यादा रही हैं। ठीक है, तो ये फॉल्ट लाइंस वो जगह है जहां सभ्यताएं टकराती हैं। लेकिन इन विशाल सभ्यताओं को एक साथ कौन रखता है? मतलब क्या हर टीम का एक कैप्टन देश होता है? बहुत बढ़िया सवाल। और यहीं पर हंटिंगटन का दूसरा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है, कोर स्टेट्स। कोर स्टेट्स। हाँ, हर परिपक्व सभ्यता में एक या दो देश ऐसे होते हैं जो सबसे शक्तिशाली और सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली होते हैं। राइट। जैसे पश्चिमी सभ्यता के लिए अमेरिका और कुछ हद तक फ्रांस और जर्मनी। ऑर्थोडॉक्स सभ्यता के लिए रूस। सैनिक सभ्यता के लिए चीन। ये कोर स्टेट्स अपनी सभ्यता के देशों को एकजुट रखने, उनके हितों की रक्षा करने और दूसरी सभ्यताओं से बातचीत या टकराव का नेतृत्व करने का काम करते हैं। और अगर किसी सभ्यता का कोई कोर स्टेट ना हो तो वो सभ्यता कमजोर और विभाजित रहती है। अच्छा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस्लामी और लैटिन अमेरिकी सभ्यताएं। आप देखिए, इस्लामी दुनिया में कोई एक देश नहीं है जिसे सभी मुसलमान अपना नेता माने। सऊदी अरब है, तुर्की है, ईरान, मिस्र, पाकिस्तान, सब नेतृत्व के लिए आपस में ही होड़ करते रहते हैं। सही बात है। इस वजह से इस्लामी दुनिया अंदर से बटी हुई है और बाहरी दुनिया के सामने एक आवाज में बात नहीं कर पाती। ये तो एक तरह से पहचान का संकट हो गया। मतलब आप एक बड़ी सभ्यता का हिस्सा तो हैं, लेकिन आपका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कुछ देश तो इस बात को लेकर भी बटे हुए हैं कि वो किस सभ्यता का हिस्सा है या होना चाहते हैं। बिल्कुल। और हंटिंगटन ने ऐसे देशों के लिए एक और श्रेणी बनाई थी, टॉर्न कंट्रीज। पटे हुए देश। हाँ, ये वे देश हैं जिनका इतिहास और संस्कृति उन्हें एक सभ्यता में रखते हैं, लेकिन उनका जो शासक वर्ग है, जो एलीट है, वो उन्हें खींचकर किसी दूसरी सभ्यता में ले जाना चाहता है। जैसे तुर्की। क्लासिक उदाहरण, कमाल अतातुर्क के समय से तुर्की के एलीट ने उसे एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और यूरोपीय देश बनाने की हर संभव कोशिश की है। लेकिन तुर्की की जड़ें वो तो इस्लामी और ऑटोमन साम्राज्य में है। नतीजा, एक सांस्कृतिक सिजोफ्रेनिया, जहां देश अपनी पहचान को लेकर हमेशा बटा रहता है। और हंटिंगटन का मानना था कि ये कोशिश कभी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी देश अपनी ऐतिहासिक पहचान को पूरी तरह मिटा नहीं सकता। रूस भी तो हमेशा इसी कश्मकश में रहा है कि वो यूरोप का हिस्सा है या एक अलग यूरेशियन शक्ति। हाँ, रूस इसका एक और क्लासिक उदाहरण है। पीटर द ग्रेट के समय से ही रूस पश्चिम की तरफ देखता रहा है, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अपनी स्लाविक ऑर्थोडॉक्स पहचान से जुड़ी रही। ये दुविधा आज भी रूस की विदेश नीति में साफ दिखती है। तो अगर हम इन सब आइडियाज को, फॉल्ट लाइंस, कोर स्टेट्स, टॉर्न कंट्रीज, इन सब को एक साथ देखें तो सार यही निकलता है कि दुनिया की सबसे बड़ी खींचतान पश्चिम और बाकी सब के बीच होगी। यही है द वेस्ट बनाम द रेस्ट की थीसिस। यही उनकी किताब का केंद्रीय तर्क है। उनका कहना था कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति पर पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच का टकराव हावी रहेगा। और इसकी जड़ क्या है? इसकी जड़ में है पश्चिम की एक खास सोच, जिसे हंटिंगटन यूनिवर्सलिज्म कहते हैं। ये मानना कि हमारे जो मूल्य हैं, डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, मानवाधिकार, वो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं और पूरी दुनिया के लिए बने हैं। एक तरह से वन साइज फिट्स ऑल वाली सोच। ठीक वैसे ही। और पश्चिम अपनी जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति का इस्तेमाल इन मूल्यों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए करता है। लेकिन बाकी दुनिया इसे ऐसे नहीं देखती।
नहीं, बाकी दुनिया के कई देश इसे यूनिवर्सलिज्म नहीं बल्कि इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये अपनी संस्कृति को दूसरों पर थोपने का एक तरीका है और इसी से टकराव पैदा होता है, खासकर दो चुनौती देने वाली सभ्यताओं से। तो इस पश्चिमी सोच को सीधी चुनौती कौन दे रहा है? हंटिंगटन के मुताबिक वो दो मुख्य चैलेंजर कौन थे? देखिए, पहली और ज्यादा मुखर चुनौती जो है वो इस्लामी सभ्यता से आती है। हंटिंगटन के अनुसार यहाँ चुनौती दो स्तरों पर है। एक है जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी। अच्छा। मुस्लिम देशों में युवाओं की आबादी बहुत तेजी से बढ़ी, इसे उन्होंने यूथ बल्ज कहा। और जब किसी समाज में बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार और असंतुष्ट होते हैं तो वो अस्थिरता, कट्टरपंथ और संघर्ष के लिए एक उर्वर जमीन बन जाते हैं। 2011 की अरब स्प्रिंग को कई लोग इसी से जोड़कर देखते हैं। बिल्कुल, वो इसी यूथ बल्ज का एक विस्फोट था। और दूसरा स्तर? दूसरा स्तर मनोवैज्ञानिक है। हंटिंगटन लिखते हैं कि इस्लामी सभ्यता में अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता को लेकर एक गहरा विश्वास है, लेकिन साथ ही अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति की कमी को लेकर एक तरह का आक्रोश भी है। ये विरोधाभास। हाँ, और ये विरोधाभास पश्चिम के साथ टकराव को और भी तीखा बना देता है। इस्लामी दुनिया से है चुनौती समझ आती है क्योंकि वो अक्सर सीधी और वैचारिक होती है, लेकिन चीन की चुनौती वो तो अलग तरह की होगी। बिल्कुल। दूसरी और ज्यादा रणनीतिक चुनौती चीनी सिनिक सभ्यता से आती है। और यहाँ चुनौती आर्थिक है। हाँ, यहाँ चुनौती आर्थिक है। चीन का जो अभूतपूर्व आर्थिक विकास है वो धीरे धीरे वैश्विक शक्ति संतुलन को पूर्व की ओर झुका रहा है। जैसे जैसे चीन अमीर और शक्तिशाली हो रहा है, वो एशिया में और वैश्विक मंच पर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। और वो अपने मूल्यों को एक विकल्प की तरह पेश कर रहा है। सही कहा। वो अपने कन्फ्यूशीवादी मूल्यों जैसे समाज को व्यक्ति से ऊपर रखना, व्यवस्था और सम्मान पर जोर देना, इन्हें पश्चिमी व्यक्तिवाद के एक विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। और हंटिंगटन ने इन दोनों चुनौतियों को मिलाकर एक कन्फ्यूशन इस्लामिक कनेक्शन की भी बात की थी। ये 90s के दशक में तो बहुत अजीब लगा होगा, है ना? उस समय तो ये बहुत दूर की कौड़ी लगती थी। उनका आइडिया ये था कि ये दोनों सभ्यताएं, जिनके मूल्य पश्चिम से बहुत अलग हैं, वो पश्चिम के दबदबे को कम करने के लिए एक रणनीतिक गठजोड़ बना सकती हैं। खासकर सैन्य क्षेत्र में। हाँ, खासतौर पर सैन्य और तकनीक के क्षेत्र में। और आज जब हम चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को देखते हैं, जो मध्य एशिया और पाकिस्तान जैसे इस्लामी देशों से गुजरता है, या ईरान के साथ चीन की बढ़ती साझेदारी को देखते हैं, तो ये उतना अजीब नहीं लगता। बिल्कुल। अब हंटिंगटन का ये कन्फ्यूजन इस्लामिक गठजोड़ महज एक अकादमिक विचार नहीं बल्कि भू राजनीति की हकीकत लगने लगता है। लेकिन एक मिनट, इस पूरी थ्योरी पर एक बड़ा सवाल उठता है। हम सब तो एक ही दुनिया में रहते हैं। इंटरनेट, हॉलीवुड फिल्में, मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला, क्या ये सब मिलकर एक ग्लोबल विलेज, एक सार्वभौमिक सभ्यता नहीं बना रहे? बहुत अच्छा सवाल है, और ये इस थ्योरी की सबसे बड़ी आलोचना थी। और हंटिंगटन का जवाब बहुत दिलचस्प था। उन्होंने आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण के बीच एक बहुत जरूरी फर्क किया। अच्छा? उनका कहना था कि दुनिया के देश आधुनिक जरूर बन रहे हैं, वे टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, लेकिन आधुनिक बनने का मतलब पश्चिमी बनना नहीं है। मतलब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हैं और आईफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप परिवार और धर्म के बारे में भी अमेरिकियों की तरह सोचने लगेंगे। बिल्कुल सही। हंटिंगटन का तर्क था कि अक्सर इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे जैसे कोई समाज आर्थिक और तकनीकी रूप से शक्तिशाली होता है, उसमें पश्चिम की नकल करने की जरूरत कम हो जाती है और अपनी संस्कृति पर आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, वे अपनी जड़ों की ओर लौटते हैं। हंटिंगटन ने इसे इंडिजिनाइजेशन या स्वदेशीकरण कहा। जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो दुनिया के सबसे आधुनिक देशों में से एक है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से वो आज भी पूरी तरह जापानी है। भारत में अपनी सांस्कृतिक पहचान पर बढ़ता जोर, या इस्लामी दुनिया में धार्मिक पुनरुत्थान, ये सब इसी इंडिजिनाइजेशन के उदाहरण हैं। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? अगर दुनिया वाकई सभ्यताओं में बटी है और टकराव होना मतलब लगभग तय है, तो फिर रास्ता क्या है? क्या हंटिंगटन ने कोई समाधान भी सुझाया? हाँ, उनका निष्कर्ष निराशावादी था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उनका मानना था कि सभ्यताओं के बीच एक बड़े विनाशकारी युद्ध से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि दुनिया के नेता, खासकर पश्चिम के नेता, इस बहुसभ्यता वाली हकीकत को स्वीकार करें। मतलब ये मानना बंद कर दें कि उनके मूल्य यूनिवर्सल हैं। हाँ, पश्चिम को यह समझना होगा कि उसके मूल्य सार्वभौमिक नहीं हैं और उन्हें दूसरों पर थोपने की कोशिश हमेशा एक पलटा प्रतिक्रिया को जन्म देगी। और शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या नियम सुझाए? उन्होंने मुख्य रूप से 2 नियम सुझाए।
पहला एब्सटेंशन रूल, यानी परहेज का नियम। परहेज का नियम। मतलब कोर स्टेट्स को दूसरी सभ्यताओं के आंतरिक संघर्षों में दखल देने से बचना चाहिए। और दूसरा जॉइंट मीडिएशन रूल, यानी मिलकर मध्यस्थता करने का नियम। अच्छा। इसका मतलब है कि जब दो अलग-अलग सभ्यताओं के गुटों के बीच किसी फॉल्ट लाइन पर संघर्ष हो, तो दोनों सभ्यताओं के कोर स्टेट्स को मिलकर उसे रोकने और सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो संक्षेप में, विविधता को स्वीकार करें, हस्तक्षेप से बचें और शांति के लिए मिलकर काम करें। बिल्कुल। तो सैमुअल हंटिंगटन ने हमें शीत युद्ध के बाद की दुनिया को देखने के लिए एक नया और बहुत ही विवादास्पद चश्मा दिया। उन्होंने बहस का केंद्र विचारधारा की राजनीति से हटाकर पहचान की राजनीति पर ला दिया। और उनकी किताब ने दुनिया भर में एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। हाँ, और आज भी लगभग 3 दशक बाद जब हम यूक्रेन में युद्ध देखते हैं या चीन और अमेरिका के बीच तनाव देखते हैं, तो उनकी बातें डरावनी रूप से प्रासंगिक लगती हैं। और जाते जाते एक विचार, हंटिंगटन ने अपनी किताब के अंत में ये तर्क दिया था कि पश्चिम का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी अपनी पश्चिमी सभ्यता की पहचान को फिर से अपनाएं, उसे पोषित करें और बाहरी चुनौतियों से उसकी रक्षा करें। आज की दुनिया में जहां मल्टीकल्चरलिज्म और राष्ट्रीय पहचान पर इतनी तीखी बहस होती है, ये विचार पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक या शायद ज्यादा विवादास्पद लगता है। तो सवाल ये है कि क्या किसी देश या सभ्यता को अपनी यूनिक पहचान बनाए रखने के लिए दूसरों से खुद को अलग करना और अपनी सीमाओं को मजबूत करना जरूरी है, या सह अस्तित्व और एक साझा पहचान बनाने का कोई और रास्ता भी संभव है? दोस्तों, सैमुअल पी हंटिंगटन की द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एडवर्ड सेड जैसे थिंकर ने इसे क्लैश ऑफ इग्नोरेंस भी कहा है। ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सभ्यताएं सिर्फ लड़ती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से सीखती भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स सच में कल्चरल फॉल्ट लाइन पे टिकी है? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पॉलिटिकल त्रिनेत्र को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।